Hey everyone, guys, relax. Okay. आजा आजा बेटा, देख फर्स्ट बेंच कैसा लगता है, देख ले आज. नहीं बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा बेटा, एक ही जन. बैठना उधर, इधर बैठना. बुक नहीं बैठ पाएगा. मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बैठ. यू विल बी डिस्कम्फर्टेड. ओके एवरीवन, नीचे रख दे पीछे. पागल हो गए इन लोग भाई. ग्रो अप यार. So everyone, I guess Janardhan, we completed how many? I guess 2 principles. That is division of work and authority and responsibility. आवाज नहीं. Now याद है दोनों? I think वो दोनों principle में ऐसा कोई doubt होना नहीं चाहिए. Both of them were very easy. Okay. Now continuing with the next principle, which is that one, that is principle of discipline. In simple terms, in simple words, what do you mean by discipline? Simple है. It is following of or observing the rules and regulations. कैसा है ना guys, हर organization में there are some forms of rules, some forms of regulations which are drafted and supposed to be followed by everyone. हाँ या ना? See, सबको मालूम है, if we talk about any forms of rules or regulations, what is the importance to that? क्यों important होता है? बिकॉज अगर कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस की अपन बात करते तो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन. हाँ या ना? कितनी जगह पे अपने घर के डोमेस्टिक रूल्स होते हैं, स्कूल में गए स्कूल के रूल्स होते हैं, कॉलेज के रूल्स होते हैं, क्लास के रूल्स होते हैं, सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, यस और नो, कॉन्स्टिट्यूशन के अपने खुद के रूल्स हैं. एवरी स्पेस, एवरीवेयर, व्हेनेवर देयर हैव बीन एनी फॉर्म्स ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस व्हिच हैव बीन फ्रेम्ड और ड्राफ्टेड, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंसर्न्ड पीपल. हाँ या ना? ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने खुद के रूल्स हैं. अब फंडा क्या है मालूम है? ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल, मैडम इधर लेक्चर इधर है. सो ऑर्गेनाइजेशनल के जितने भी रूल्स है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर टू बी फॉलोड बाय एवरीवन. इट इजंट टू बी अप्लाइड और एप्लीकेबल ऑन द लोअर लेवल और द वर्कर्स और एम्प्लॉइज. रूल्स फॉलोड, आई मीन टू बी फॉलोड बाय एवरीवन एट ऑल लेवल्स. सेकेंड, यहां पे तो कैसा है मालूम है? इफ यू आर मेकिंग श्योर कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ गुड द लीडरशिप इज. बिकॉज इट इज द लीडर हु विल मेक श्योर दैट द रूल्स फर्स्ट आर इनकलकेटेड अमॉन्ग्स द सबऑर्डिनेट्स एंड दे इवन मेक श्योर दैट द सबऑर्डिनेट्स आर फॉलोइंग द सेम. पर प्रॉब्लम इश्यू कब आता है मालूम है? वेयर पीपल नॉट फॉलोइंग द रूल्स. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. जैसे अगर कोई बॉस है, कोई सीनियर अथॉरिटी पे, पता है कि समझो एक सिंपल रूल ये है कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना है. बंदा जस्ट टेकिंग द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ हिज पोजीशन, वो क्या बोलता है कि हाँ भाई 9 बजे का, मैं 9:30 पौने 10 बजे आऊंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, एज इट इज मेरे सबऑर्डिनेट्स काम कर लेंगे. शाम को 6 बजे तक का काम है, 5 सवा 5 बजे हो जाता है, वो निकल जाता है, हाँ ठीक है चल देख लेंगे बाद में, तो हो जाएगा. दिमाग लगाओ. वो एक बंदा जो सीनियर है, उससे भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है. सुबह का आधा पौना घंटा, शाम का आधा पौना घंटा, कलेक्टिवली देखने जाओ तो दिन का 1 से 1.5 घंटे का उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कंपनी के काम के लिए हो सकता था, वो गया वेस्ट. सिंपल है कि बंदे ने कोई रूल, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया. अब प्रॉब्लम क्या है? व्हेन आई से अबाउट गुड लीडरशिप, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन बैड लीडरशिप. ही इज कीपिंग अ रियली बैड एग्जांपल फॉर द सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स क्या करेंगे? हमारा बॉस कौन सा 9:30 के पहले आता है, अपन भी आराम से 9:15, 9:20, 9:25 को जाएंगे. एंड इन दी एंड दे विल जस्ट वेट कि वो बंदा निकला, उसकी गाड़ी निकली, हम उसके 2 मिनट के बाद हम भी निकल जाएंगे. अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी इनएफिशिएंसीज आ जाएगी तो कलेक्टिवली पूरे के पूरे जितने भी सबऑर्डिनेट्स है, उनका आधे से पौने घंटे का उनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन काम में ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी तो वेस्ट जा रहा है. पगार तो पूरा ही ले रहे हो. सो रैदर देन ब्लेमिंग द सबऑर्डिनेट्स कि यार उन लोग काम पे नहीं आ रहे, उन लोग काम से जल्दी भाग रहे हैं, काम पे लेट आ रहे वगैरह वगैरह, एज अ लीडर यू नेवर लेड अ गुड एग्जांपल. What you have to make sure that you lead by example. अरे 9 बजे का ऑफिस है ना, 15 मिनट पहले आ जाओ, बाद में देखो कौन कितने बजे आ रहा है. Make sure that all the work is
set up appropriately so that the subordinates can come and they can directly start to undertake their set of responsibilities. And last तक रुको जब तक वो काम पूरा नहीं होता. It is not time bound, it is work bound, goal bound. Your जो भी तुम्हारे expected results से रिटर्न से वो तुम पूरा करके निकलो. हाँ, निकल गए सब लोग कलेक्टिवली काम करें, मे बी यूड बी इन अ पोजिशन टू लीव अर्ली, दैट इज सेकेंडरी. पर जब तक पूरा नहीं होता है, यू शुड बी डेडिकेटेड इनफ टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट एवरीथिंग. अब यहाँ पे एग्जांपल डाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज रोड डिसिप्लिन ना. आज रोड डिसिप्लिन सबके ऊपर अप्लाइड है. इंडिया में मेजर एक्सीडेंट्स है ना, अगर आप देखने जाओगे ना, किससे होते पता है? बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग सिंपल ट्रैफिक रूल्स. नो एंट्री में जाते हैं, वही नो एंट्री वन वे, सेम डिफरेंस. यस और नो. लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते. स्पीड, ओवर स्पीडिंग इज अ प्रॉब्लम. अब कल ही मैंने ना एक कितना सुपर एक मैसेज दिया सोनू सूद ने. तो इनको फॉलो करता है, बंदा सही है, बहुत जेन्युइन है, इज एन एक्टर ऑब्वियसली. उसने कल एक बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि लास्ट टू लास्ट वीक उसकी वाइफ वॉज इन्वॉल्व इन अ वेरी बैड एक्सीडेंट. ओके, एंड व्हाट ही सेड इज the only reason my wife and a couple of other people who were traveling with her were safe, ज़्यादा उनको डैमेज नहीं हुआ. गाड़ी का कंडीशन तो बहुत खराब था, आधा हो गया गाड़ी, but they were the only reason why they were safe was they wore seat belts. And it's not only mandatory for the person who is driving or the navigator बाजू वाला, it's also for the people who are sitting at the back. उसने बहुत क्लियरली बोला, बहुत बेसिक चीज है. अपने यहाँ पे सीट बेल्ट को खाली हाथ में पकड़ के या सुपरफिशियली पकड़ के ऐसे रख के, क्यों? पुलिस से बचने के लिए. पुलिस वाले को कोई लेवा देवा नहीं, तुम मरो मरो तुम, क्या फर्क पड़ रहा है? इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी. समझ रहे? द पॉइंट इज फॉलोइंग द डिसिप्लिन. उसके अपने खुद के पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल है, डिसिप्लिन को फॉलो करो. यस और नो? सी, डिसिप्लिन इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग देयर एम्प्लॉइज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रेस्पेक्टिंग देम. रूल्स बनाना और रूल्स को फॉलो करने में दो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. अपना यहाँ पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? स्पेसिफिकली विद इंडियंस एंड अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड है, उधर प्रॉब्लम क्या मालूम है? रूल्स तो बनाते हैं, लेकिन अपने यहाँ का ईगो एटीट्यूड अलग है ना, अपने यहाँ का जो लाइफस्टाइल है अलग है. अपने इसको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे रूल्स आर सपोज टू बी फॉलोड. नहीं, रूल्स आर सपोज टू बी ब्रोकन, दे आर मेंट टू बी ब्रोकन. अपने इधर वो मजा आता है, अपने को एक सैडिस्टिक फन आता है उस चीज में, है कि नहीं? एंड प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कितने लोग बेवकूफ होते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, अल्टीमेटली दे आर सपोज टू बी पेनलाइज्ड, पेनल्टी मिलते तो उनको ही सामने कर्स करते हैं. रूल किसने तोड़ा? तुमने. कर्स कैसे कर सकते हो? गुस्सा कैसे कर सकते हो? फ्रस्ट्रेशन कैसे दिखा सकते हो? अपने इधर का प्रॉब्लम है. स्पेशली मैं ड्राइविंग का ही बोल रहा हूं, कितने जगह पे कितने लोग रूल्स ब्रेक करते हैं. एंड सी, इफ द रिजल्ट्स आर डिजास्टर्स, दैट इज वन डिफरेंट थिंग. बट उसके लिए अगर आपको कोई पेनलाइज कर रहा है तो उसमें तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए. सिंपल है, आया ना? राइट? सेम फॉलो करो, रिस्पेक्ट करो. ऐसा नहीं होता कि आई विल गो अगेंस्ट इट. And respect it, right? Now, good discipline also results in effective leadership. दिखाता ही है ना कि organization में if there is proper discipline which is being followed, it also makes very clear for the people to understand कि यहाँ पे leadership भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि the leader, the superiors are making sure that the discipline aspect is followed in the organization thoroughly. Okay? Now, they help them achieve the goals. Now, clear communication between the management and the workers is really important for making them understand what the rules are. रूल्स बना के रखे, लेकिन इफ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट द सेम टू यू, देन इट मेक्स नो सेंस. तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. यू शुड बी मेड क्लियर विद व्हाट द रूल्स आर, व्हाट द रेगुलेशंस आर, व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग, एंड अकॉर्डिंगली फिर देखोगे तो उसका फॉलो बहुत अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? राइट? नाउ डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन एट ऑल लेवल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना. इट्स नॉट ओनली फॉर द सबऑर्डिनेट्स, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुपीरियर्स. एट ऑल लेवल्स इट्स सपोज टू बी मैनेज्ड एंड इट्स सपोज टू बी फॉलोड. वेरी सिंपल पॉइंट, एवरीवन श्योर? चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. एक्सप्लेनेशन छोड़ो, मैं खाली ये डायग्राम ही बताता हूं, ठीक है? यू सी, जो रेड जो 3 डॉट्स है ना, इट डिनोट्स व्हाट? इट इज डिनोटिंग सीनियर्स. एंड जो ग्रीन वाले, दे आर ऑल सबऑर्डिनेट्स. ठीक है? अब ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या मालूम है? व्हाट डज द पॉइंट से? इट सेज कि जो भी सीनियर होता है, जो भी सुपीरियर होता है, ही इज सपोज टू ओनली गिव ऑर्डर्स टू हिज ओन सबऑर्डिनेट्स. क्या करना चाहिए? उस सीनियर को अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना है. उल्टा, अ सबऑर्डिनेट शुड ओनली टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर. ओके? पॉइंट क्या है? अ सीनियर शुड ओनली delegate his responsibility to the subordinates, or the subordinates should only take orders from their immediate.
सीनियर्स सुपीरियर्स? दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. मतलब ये बंदा इसको ऑर्डर दे रहा है, ये बंदा इसको ऑर्डर दे रहा है, ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बंदा इसको भी ऑर्डर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइमल्टेनियसली एक दूसरा बंदा आ रहा है, वो भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये इसको ऑर्डर दे रहा है, इसको ऑर्डर दे रहा है, सेंस नहीं बनेगा ना. आई टेल यू प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होता है. शी इज अ सबऑर्डिनेट, शी इज माई इमीडिएट सबऑर्डिनेट. लॉजिकली क्या होना चाहिए? शी शुड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम मी. अब एक और सीनियर है, वो भी इसको ऑर्डर दे रहा है. सी द सीनियर, द अदर सीनियर, सपोजिटली डिपार्टमेंट में अगर डिवाइड करें तो आई वाज लाइक वी आर एसोसिएटेड विद द सेल्स डिपार्टमेंट. एक फाइनेंस वाला आके इसको कुछ ऑर्डर देता है. फाइनेंस वाले ने आगे इसको ऑर्डर दिया, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. उसने भी इसमें देखा रहेगा कुछ पोटेंशियल है एंड ही वुड हैव केप्ट एन एक्सपेक्टेशन कि यार ये बंदी कर सकती है. प्रॉब्लम क्या मालूम है? प्रॉब्लम आएगा एग्जीक्यूशन में. क्यों? शी वुड बी कंफ्यूज्ड. ऑलरेडी मेरे इमीडिएट सुपीरियर ने तेरे को ऑर्डर दिया हुआ है, दैट इज व्हाट यू विल थिंक. Now, supposedly there is other manager who's coming to you, or other superior who's coming to you, and he's also given his set of responsibilities on you. You are confused. पहले ये काम करूँ कि पहले वो काम करूँ? तो अभी तक इसका एक बोलते हैं ना एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस था जिसके लिए अप्रिशिएट होती थी कि यार ये बंदी बहुत सही काम करती है. ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्टिविटी बिगड़ने वाला है बिकॉज ऑफ द सिंपल प्रॉब्लम दैट इज वो कंफ्यूज हो गई है. मेरे को मालूम नहीं वो सुपीरियर ने इसको भी ऑर्डर दिया हुआ, और मैं अपने टाइम के हिसाब से बोलूंगा मैडम किधर है काम करके. अरे सर एक्चुअली है ना मैं वो किसी और का काम किसने बोला करने के लिए. या फिर इसको जो टाइम दिया रहेगा वो दूसरा सुपीरियर आएगा, वो उसको क्वेश्चन करेगा कि मैडम काम किधर है. अरे नहीं एक्चुअली मैं ये काम कर रही थी. अरे मैंने बोला मेरा काम इंपॉर्टेंट है. शी इज गेटिंग नर्वस, शी इज गेटिंग प्रॉब्लम एंड शी इज गेटिंग इनटू एन प्रॉब्लम हियर. सॉल्यूशन क्या होगा? पहला तो यही मेंटेन करो, वन सीनियर वन सबऑर्डिनेट, या सीनियर टू द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट फ्रॉम द सीनियर. या फिर अगर ऐसा ही था कि वी वांटेड टू मेक श्योर दैट शी एग्जीक्यूट्स दैट वर्क बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल शी कैरीज, that superior and me are working at the same level, there can be a direct communication between both of us. हाँ या ना? उसको मेरे को बोलना चाहिए था कि सर देखो ऐसा ऐसा अपना काम है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वेर वी फील दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू जस्टिफाई इट वेल, मेक श्योर करो ना हो जाए. देन क्या होगा? मैं खुद एनालाइज करूंगा कि वेदर व्हाट वर्क दैट पर्सन हैज टोल्ड मी, दैट मैनेजर हैज टोल्ड मी इज मोर इंपॉर्टेंट, इट्स ऑफ प्रायोरिटी, कि मेरा काम प्रायोरिटी है. जो भी है मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर लूंगा. देख मैडम मैंने जो काम दिया वो छोड़ दे, ये पहले काम खत्म करते, देन यू कंटिन्यू. एटलीस्ट उसको क्लैरिटी तो है, एटलीस्ट शी इज क्लियर इन हर माइंड कि उसको क्या करना है. आया ना? ये अप्रोच फॉलो होना चाहिए. दिस अप्रोच शुड नॉट बी फॉलोड. सिंपल पॉइंट एवरीवन. सी लेट्स अंडरस्टैंड क्या था. द प्रिंसिपल ऑफ ईच मेंबर ऑफ द, आई मीन सॉरी ये वर्डिंग्स रॉन्ग है. दिस प्रिंसिपल सेज दैट ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन should receive orders only from one superior, okay, which is very vital. Why? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मेरे इसके बीच में, मेरे और मेरे सुपीरियर आई मीन जो था सीनियर उसके बीच में, बरोबर है. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अभी कैसा है मालूम है? वन हेड वन सबऑर्डिनेट या वन हेड एंड मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स, उसके सबऑर्डिनेट, उसमें भी अगर बीच में किधर प्रॉब्लम आ रहा है ना तो स्टिल वी विल बी एबल टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट्स. अननेसेसरीली कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, ना ही हो रहा है, बरोबर है. ओके, एंड ऑल्सो गिव्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट गिव्स यू अ बेटर क्लैरिटी. मैं बोला ना इसको क्लैरिटी मिल गया ना कि मेरा काम करना है कि उसका काम करना है. व्हाई? बिकॉज द मैसेज हैज कम क्लियरली फ्रॉम योर सीनियर, योर सुपीरियर. तेरे को फिर कंफ्यूजन ही नहीं है. यू आर वेरी क्लियर कि हाँ ये करना है कि ये करना है. यस और नो? राइट. नाउ इट प्रिवेंट्स कंफ्यूजन एंड एंश्योर्स देयर इज क्लियर डिसीजन मेकिंग. नाउ इफ एन एम्प्लॉय इज रिसीविंग कमांड फ्रॉम मल्टीपल अथॉरिटीज इट लीड टू अनसर्टेनिटी अबाउट विच ऑर्डर्स टू फॉलो एंड विच नॉट टू फॉलो. सिंपल एवरीवन, पक्का? राइट. अब इसी के सिमिलर एक और पॉइंट है विच इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसको अगर मैं एक टर्म में अगर एक्सप्लेन करूं ना तो इट इज व्हाट? वन हेड टू वन प्लान. वन हेड टू वन प्लान मतलब देखो मेरे सुपीरियर ने मेरे ऊपर सेल्स का डिपार्टमेंट दिया, सेल्स मैनेजर बना दिया. अब सेल्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी ना वो मैं मैनेज करूंगा. इंग्लिश में there is a proverb if you know, too many cooks spoil the broth. सुना है? एक किचन में है ना, हमारे घर में भी एक किचन में मैं, मॉम और वाइफ 3 जन साथ में जा ही नहीं सकते. नॉट बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ माइंड कंस्ट्रेंट्स. कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं? एक ही जन होना चाहिए. अगर ये प्लान तुम्हारा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव बीन गिवन द पावर्स एज वेल टू एग्जीक्यूट इट, यू मेक श्योर दैट यू फॉलो इट एंड यू गेट इट डन. एक बंदी है, एक ग्रुप है, उसके ऊपर 3-4 जन काम कर रहे हैं. भाई तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पगला जाओगे, पागल हो जाओगे. क्या ये एक बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है.
I'll tell you a very very real and practical example जो हमारे साथ हुआ था. Initially जब when I started to play a team sport, तब मैंने ना I was very new to the sport. मैंने देखा कि एक बंदा मेरे को ऑर्डर दिया, मैं वो फॉलो कर रहा हूँ. साइमल्टेनियसली दूसरा एक बंदा बोल रहा है ये कर, मैं कंफ्यूज हो गया, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है. एक बंदा कैप्टन था, दूसरा बंदा सीनियर था, मैं किसका सुनूं? एंड उसमें क्या हुआ मालूम है, मेरे से हो गई एक गलती. अब गलती हुई ना तो दोनों भाई मेरे पे आ गए, बोला तेरे को तो मैंने ये बोला था ना. बोला नहीं इसने, अरे तूने मेरा सुनना. अरे यू शुड बी क्लियर हु हैज द अथॉरिटी टू गिव द कमांड. सिंपल है ना. देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो कुछ गलत अपने दिमाग में बोल रहा है, उसके हिसाब से कुछ चीज गलत सही थी, इसके हिसाब से कुछ चीज सही थी. बट एट दैट गिवन मोमेंट यू शुड अंडरस्टैंड देयर शुड बी ओनली वन हेड टू वन प्लान. हाँ कुछ और प्लानिंग चल रहा है, कोई और उसको हेड कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. फिलहाल के लिए इफ यू आर रनिंग इनटू वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वन पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड इफ इज सपोज टू बी हेडेड बाय वन पर्सन, ओनली वन पर्सन शुड हेड इट एंड ही ओनली ही इज सपोज टू यूज हिज ब्रेन्स. Not just for the execution of the project, but to give a proper clarity to the subordinates. नहीं तो उन लोगों को क्या होगा, बहुत ज्यादा confusion होगा. समझा कि नहीं समझा? Did you understand or not? All of you, right? See, explanation में भी same ही दिया हुआ क्या? The principle states that there should be only one head to one plan in the organization. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल हेड्स हो, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर प्लान के लिए, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक हेड होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? 50 चीजें चलती रहेगी, लेकिन 50 में से एक एक इंडिविजुअल चीजों के लिए एक हेड होना चाहिए बस. बरोबर, राइट? ईच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम, आई मीन हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स. ओके, एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय ओनली वन मैनेजर यूजिंग दैट वन प्लान. अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम होता है मैनेजमेंट में. सोचो, एक हेड है, लेकिन वो अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए 2-4 प्लान साइमल्टेनियसली चला रहा है. कोई सेंस बन रहा है? खुद कंफ्यूज्ड है, खुद को क्लैरिटी नहीं है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू हैव द क्लैरिटी? बहुत टाइम. सी, मैनेजमेंट करना इज नॉट इजी ना. अपन ने 11th स्टैंडर्ड में मैंने बोला था, बहुत सारे जन के अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन हर एक जन नहीं बन पाता है मैनेजर, क्योंकि यू नीड क्लैरिटी विथ योर डिसीजन मेकिंग. यू नीड टू हैव दैट फ्यूचर साइटेडनेस, जहां पे तुम सोचते हो कि भाई मैंने आज अगर ये डिसीजन लिया, या मैंने ये काम इधर से इंप्लाई किया, या मैंने ये काम इनसे करवाया, तो वेदर दैट वुड बी सक्सेसफुल और नॉट, वेदर द पर्सन इज कैरिंग दैट पोटेंशियल और नॉट, वेदर योर प्लान इज दैट फुल प्रूफ. बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती है. हजारों लोग करते हैं एक्टिविटीज, हजारों लोग धंधा कर रहे हैं, कितने लोग सक्सेसफुल बनते हैं और कितने नहीं बनते, वी नो. नो प्लान में, प्रोजेक्ट में तुम्हारी एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, शायद एग्जीक्यूशन में होगा, शायद डिसीजन मेकिंग में होगा, टाइमिंग में होगा. बरोबर, राइट? सो व्हाट डज द लास्ट साइन से? वन मैनेजर शुड ओनली एग्जीक्यूट द एक्टिविटीज यूजिंग वन सिंगल प्लान. एक एग्जीक्यूशन में मल्टीपल प्लान्स मत रखो, पहले से ही सोच लो, अच्छे से सोच लो क्या करना है. बरोबर? Am I clear? Everyone. Next. That is principle of subordination of individual interest to general interest. ये कितने जन ने मूवी देखी है? लेजेंडरी मूवी है. Many of you have not seen. यहां पे बहुत लोगों ने नहीं देखा है. कौन सी मूवी है? How many of you like this movie? Most of you. जिन्होंने भी देखा, आई गेस बहुत रेयरिटी होगा कि किसी को मूवी पसंद नहीं आई रहेगी. सबको पसंद आई. ऑब्वियसली सेंट्रल कैरेक्टर मेन था, है कि नहीं? ओके. अब ये पॉइंट समझ के, मैं पॉइंट का नाम क्या दिया है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. और ये मूवी कुछ रिलेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो हाथ ऊपर करो. 1 2 3. कुछ मत कर भाई, खुद का आंसर खुद के पास रखना, जग जाहिर मत कर. 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. भाई ऐसे ही हो रहा है, कबीर खान बन रहा है, बाकी सब no boy is able to understand and every girl is, I mean most of the girls are able to understand. पूछो. Last one. You raise your hand, na? Or you raise your hand. Sorry. You raise your hands. Just tell me the gist of it. What you could get from that?
यूनिटी वाला पॉइंट नहीं है. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. ओके, आई नो वेर यू आर वांटिंग टू गो बट यू आर नॉट एबल टू गो देयर. ओके, ठीक है. एक बंदे ने पूछा था, पहले बंदे को पूछते हैं, माइनॉरिटी वाला है बेचारा. अटैकर्स नहीं थे, फॉरवर्ड्स थे. कोमल चौटाला और प्रीति सबरवाल. ईगो ईगो. नहीं, दोनों का अपना खुद का एक चैलेंज. बोथ ऑफ देम हैड एन पॉइंट टू प्रूव. नहीं, उसने नहीं किया. बट आई नो व्हाट यू आर वांटिंग टू से. और कोई? That's okay. That is what a coach does. Okay. और कौन सा वाला? फुटबॉल? चक दे इंडिया, दे दनादन गोल नहीं है. होता है नींद में होता है. खुद का बर्थडे मना रहे हो? ओके, तू बोल. हाँ, ऑब्वियसली. मैं खुद कंफ्यूज हो गया रे. हाँ, ठीक है, मतलब ये पॉइंट चाहिए. तू सब सही बोला, बट यू डिडंट मेंशन द पॉइंट हियर. अच्छा, जिन्होंने मूवी नहीं देखा है, आई विल गिव यू द कंप्लीट स्टोरी ऑफ इट. ठीक है, बहुत लेजेंडरी मूवी है. एंड मेरे लिए तो पर्सनल फेवरेट भी बन गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. उसके पीछे एक अलग स्टोरी है. लव स्टोरी नहीं है. इसकी खुद की के. Okay, listen, for those guys who haven't watched the movie, this is kind of not a biopic, but एक इंडिया के फॉरवर्ड प्लेयर थे who went on to become the coach. एक ही इसमें गिमिक है कि he went on to become the coach of the Indian women's hockey team, but he never won anything. ठीक है, इंडिया उनके अंदर अच्छा भी खेला था. एंड उनके लिए कैसा था, ही वांटेड टू एक वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, उनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी वेर इंडिया लॉस्ट अ मेडल इन द ओलंपिक्स के कॉमनवेल्थ. आई डोंट नो, मेडल हो सकता था बट उन्होंने बहुत एक पेनल्टी शूट था वो उन्होंने मिस किया. बहुत इजी था बट ही मिस्ड इट, नॉट ऑब्वियसली पर्पसली. ठीक है. हाँ, नाम क्या था उनका? क्या? थैंक्स यार. फॉरवर्ड इज नेम. 1984 का आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स था, उसमें हुआ था ये. तो ही गेट्स अ चांस अगेन टू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर एक्विजिशंस डाले थे. एंड बीइंग अ मूवी में ऐसा पता है कि ही इज अ मुस्लिम, कबीर खान, कि तू देशद्रोही है, तूने अपना ये बताया, वॉट एवर. बट देन ही मेक्स अ टीम आउट ऑफ नथिंग. ओके, एंड ऑब्वियसली मूवी में तो बताएंगे कि दे गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप और वॉट एवर इट इज विथ हिज प्रॉपर कोचिंग एंड shrewd वर्ड्स एंड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो जैसे समवन सेड कि टीम के अंदर भी एक ग्रुप्स थे, इंडिविजुअल सबके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स थे, लैंग्वेज वाज अ बैरियर. ओके, और ये होता है, दिस इज बट नेचुरल. एंड इन एवरी स्पोर्ट में ये है, पॉलिटिक्स होता है किसी किसी में, ऐसा सब होता है. बट व्हेन आई से अबाउट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में ऐसा था कि इस टीम में ना देयर वर टू फॉरवर्ड्स. एक ये बंदी है, मूवी में नाम था प्रीति सबरवाल, एक्चुअल में हर नेम इज सागरिका गड़गे. एंड अगर पता है तो सागरिका गड़गे इज वाइफ ऑफ जहीर खान. ठीक है. और दूसरी ये बंदी थी जिसका मूवी में नाम था कोमल चौटाला. आई फॉरगॉट हर रियल नेम. पता है, फॉरगॉट हर रियल नेम. ये दोनों है ना फॉरवर्ड से अटैकर्स थे.
ठीक है. एंड फाइनल तक है ना, एक मैच अपन हारते भी है एंड क्रक्स टाइम आ जाता है, ये वो करके फाइनल तक कैसा हो रहा था कि इसको हाई स्कोरर बनना था, इसको हायर स्कोरर बनना था, इसको किसी को प्रूव करना था, इसको किसी को प्रूव करना था. एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुटिंग योर सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट, इंडिया वॉज लूजिंग. लास्ट में ऐसा होता है कि ऑब्वियसली मैच के पहले देर इज वन एपिक डायलॉग शाहरुख खान का, वो 70 मिनट वाला, बहुत मोटिवेशनल था वो. ठीक है, 70 मिनट खुदा भी तुमसे नहीं छीन सके, बहुत बहुत लेजेंडरी डायलॉग है वो एंड वेरी मोटिवेशनल. ठीक है, तो उसमें उसको समझता है कि यार ठीक है, फॉर वंस इफ आई कैन गिव अप ऑन माई ईगो, ये अपना ईगो छोड़ देती है. एंड इफ शी वांटेड शी वुड हैव स्कोर्ड द गोल, बट ऑस्ट्रेलियंस को समझ में आ गया था कि मे बी दे आर गोइंग सोलो, तो आई कैन अटैक द, तो उसने फ्लिक मारती है और इसके देती है एंड शी स्कोर्स द गोल फॉर द टाई विच लीड्स टू अ पेनल्टी शूट आउट. पॉइंट क्या था कि तुमने जब तक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट सामने रखा था ना, यू आर नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. ऑर्गेनाइजेशन में सेम है, कहीं पे भी सेम है. whenever you are talking about a team, whenever you are talking about a group, your interest should be the interest of common interest. Personal benefits, personal gains, all should come much later. आज अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई टारगेट है तो योर फोकस एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी फॉर द सेम. इसमें तुम ऐसा बोलो कि मेरा क्या फायदा है, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, दैट ऑल शुड कम लेटर ऑन. और मे बी सम केसेस इट शुड नेवर कम. समझ रहा है? और वो बोलती है जा दिखा दे उस लौंडे को, लास्ट में एक डायलॉग मारती है कि बिकॉज शी वांटेड टू प्रूव हर एक्स बॉयफ्रेंड कि भाई मैं भी कुछ हूं. ठीक है, तो वो मार दे. ठीक है, वो थोड़ा ऐसा क्लाइमैक्स क्रिएट किया था, बट पॉइंट क्या था कि योर टीम इज देन योर प्रायोरिटी, नॉट योर पर्सनल, बोलते हैं ना, गोल्स या पर्सनल अचीवमेंट्स. रिसेंट में हमारा एक मैच था, वेरी रिसेंट, 17 मार्च को 18 मार्च को मैच था हम लोग का. उसमें हमारी टीम में भी एक ऐसे बच्चा है छोटा, उससे भी क्या किया मालूम है, पर्सनल सेल्फ गोल देखा. क्या था, भाई मेरे को आज बैटिंग मिला, मैं बैटिंग वसूल करेगा. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, भाई हमारा वो क्वार्टर फाइनल मैच था. अगर वो सेल्फ को नहीं रखता, यू वुड हैव गिवन अप ऑन स्ट्राइक और सामने वाले को देता, जो सामने वाला बहुत अच्छा खेल रहा था. वी कुड हैव, आई एम नॉट सेइंग 100% जीत जाते, वी कुड हैव वन. एंड हुआ क्या, हमारे टीम वाले तो उससे अपसेट थे, दूसरी टीम वाले भी आके उसको बोले कि तू क्या कर रहा है भाई. एंड उसने जस्टिफाई भी किया कि भाई जो भी हो, मैंने इतना तो किया ना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. नो डाउट तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव था, लेकिन योर कॉन्ट्रीब्यूशन साउंडेड वेरी मच पर्सनल देन द टीम बेनिफिट. समझ रहे हो? होता है बहुत जन को है ना, ऐसा आ जाता है कि दिस इज लाइक, बोलते हैं ना सबका भला हो शुरुआत मेरे से हो. नहीं, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? लेट अस टेक द एक्सप्लेनेशन गाइस. So it prioritizes what? The organizational interest over individual interest. तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, खुद की या ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट? परफेक्ट है. सो दे शुड ऑलवेज कंसिडर द वेलबींग ऑफ द ग्रुप, ओके, व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, रादर देन फेवरिंग वन पर्सन. ये भी तो होता है ना, फेवरेटिज्म भी होता है, बायसनेस भी होता है. उससे भी एम्प्लॉइज में भी क्या होता है, दे शुड प्रायोरिटाइज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट. समझा ऑल ऑफ यू? इजी पॉइंट था. दिस वॉज प्रिंसिपल नंबर 6. बरोबर है. नेक्स्ट वन मेरे को याद दिलाना, अगर तुमको इसकी स्टोरी सुननी है तो आई टेल यू. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है मालूम है? हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एट द टॉप. साउंड सिमिलर कर रहा है ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला साउंड सिमिलर कर रहा है. मतलब क्या है कि हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एट द टॉप मींस, कैसे है मालूम है, जब तक हो ना, द पर्सन एट द टॉप शुड कीप द मैक्सिमम पावर्स टू हिमसेल्फ. क्या करना चाहिए? द पर्सन एट द टॉप शुड कीप मैक्सिमम पावर्स विथ हिमसेल्फ. बरोबर है? नॉट टू फॉरवर्ड इट टू द सबऑर्डिनेट्स. क्या होता है ना, वही हुआ ना कहीं ना कहीं, वन हेड टू वन प्लान. तो यहां पे एक ग्रुप है, एक टीम है, एक लीडर है, चला रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा है ना सेंट्रलाइज ही रखना है. ओके, गोइंग अंडर वन डायरेक्शन. हाँ, प्रॉब्लम कब आता है?
when you have a larger organization to manage. जब तुम्हारी एक्टिविटीज बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब देन हैव टू add people, delegate them authorities and then make sure the organization works. फिर एक टाइम के बाद है ना, एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होगा पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालना. फिर क्या होता है ना, वन पर्सन कैन नॉट बी एवरीवेयर. एक सिंपल एग्जांपल है, एक दुकान एक बंदा चला रहा है, ठीक है, उसने दूसरा ब्रांच ओपन किया, तो कैन दैट पर्सन बी देयर एट टू प्लेसेस एट वन टाइम? क्या करना पड़ेगा? ओनर तू खुद है, दूसरे स्टोर के लिए तेरे को मैनेजर अपॉइंट करना ही पड़ेगा ना, एंड उसको फिर थोड़े पावर्स देने ही पड़ेंगे. सिंपल है. सेम वेज एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ग्रो, एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज डेवलप, तुमको सिंपल है, करना क्या है? When you resort to decentralization. पर जब तक होता है ना, try to make sure that you keep powers to yourself. क्योंकि प्रॉब्लम क्या मालूम है? You are true to your work. तुम्हारा it's your own baby. तुम्हारा खुद का बिजनेस है, तुम उसको पूरा जस्टिफाई करोगे. The moment you add people, I'm not saying that there is going to be a trust issue with it, but कैसे है मालूम है? The other person may not be able to justify what you can in place of him. और फिर क्या होगा? जब तुम उनको पावर्स देते हो और वो अगर जस्टिफाई नहीं कर पाता है, इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव इंपैक्ट. पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने क्या बोला, वो आपको डिसेंट्रलाइजेशन पे रिसोर्ट करना ही पड़ेगा. यस और नो? यू कांट ऑलवेज कीप थिंग्स इन योर हैंड्स, बट जब तक हो खुद के हाथ में रखो. इससे बचता भी क्या मालूम है? टाइम एफर्ट्स भी बहुत बचते हैं. आई गिव अ वेरी वेरी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट एसोसिएशन टू द एग्जाम्पल, बट मैं बता रहा हूं एक ह्यूमरस चीज हो गई थी व्हेन वी वर इन स्कूल. ओके, इमेजिन करो, अब आपके स्किल का हमको पता नहीं, हमारा स्कूल कैसा था. सपोज दिस इज द क्लास, 5-6 रोज है, ठीक है, यहां पे एंट्रेंस था, ब्लैक बोर्ड, और उसके ऊपर है ना, जैसे वहां पे स्पीकर है, हमारा स्पीकर इधर था. आई डोंट नो अभी के स्कूल्स में है कि नहीं, बट वो स्पीकर्स क्यों होते थे? स्कूल स्टार्ट होने के पहले यू विल हैव प्रेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड होने के टाइम पे यू विल हैव द नेशनल एंथम और द नेशनल सॉन्ग. बरोबर है? वो हो गया, कल्टी मारो. बाकी है ना रेगुलर में तो बाकी वो माइक का कुछ यूज ही नहीं था. आई मीन वो स्पीकर का एंड माइक वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी केप्ट इन द रूम ऑफ द प्रिंसिपल. ओके, नाउ समटाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, कुछ नोटिफिकेशंस होते थे. देयर वर सम नोटिफिकेशंस टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट टू व्हाट? मे बी एग्जाम का टाइम टेबल. बरोबर? समटाइम्स इन रिगार्ड्स टू ओपन डेज, कि चलो एग्जाम खत्म होगा, द नेक्स्ट सैटरडे इज गोइंग टू बी योर ओपन डे. हमारा ओपन डे सैटरडेज को ही होता था. कभी कभी दिसंबर के मंथ में आता था, तो इट वाज अबाउट द एनुअल डे का इंफॉर्मेशन. स्कूल पिकनिक्स, एंड इसमें भी कैसा होता था, 2 स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू गो टुगेदर. 5th 6th साथ में जाएंगे, 7th 8th साथ में जाएंगे, 9th 10th साथ में जाएंगे. बरोबर? ओके. समटाइम्स अबाउट द स्पोर्ट्स डे. स्पोर्ट्स डे भी हमारा अलग होता था. 5th 6th 7th का साथ में होता था, 8th 9th 10th का अलग होता था. समझा? दिस इज हाउ द थिंग्स वेयर. तो क्या होता था, द प्यून यूज्ड टू गेट दैट नोटिस बुक, बोलते थे हम लोग उसको, या नोटिस रजिस्टर बोलते हैं, जो भी था, दैट वाज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द स्कूल इन ईच एंड एवरी क्लासरूम. एंड जो डेडिकेटेड प्रोफेसर या मैम होते थे, वो क्या करते थे, वो जो भी उस क्लास के बच्चों का जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन था वो दे दिया. सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता था? टाइम टेबल के लिए. हाँ चलो 7th स्टैंडर्ड में, तो 7th स्टैंडर्ड का ये टाइम टेबल रहेगा, मंडे ये एग्जाम, ट्यूसडे को एग्जाम, तो उसमें लिखा हुआ है. क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, ये सेम इंफॉर्मेशन कैन द प्रिंसिपल स्पीक ऑन द कॉमन माइक? हाउ? तू नहीं समझता, उसमें मैं कनेक्ट तो नहीं कर सकता, ओनली 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स लिसन, तो बाकी लोग तो डिस्टर्ब हो रहे हैं. तब तुमने क्या किया? डिसेंट्रलाइज किया उसको. ठीक है, प्यून को बोला, डेडिकेटेडली तुम जाके गए. बरोबर? पिकनिक भी है कि चलो 5th and 6th स्टैंडर्ड का 16 तारीख को इधर जाएगा, 7th 8th वाले का 20 तारीख को इधर जाएगा, 9th 10th वाले का 24 तारीख को इधर. यू हैव गिवन, एंड उस पर्टिकुलर क्लासरूम को ही डायरेक्ट होगा ना. क्लियर है? बरोबर है? अब इसमें कंफ्यूजन हो गया था, एंड आई टेल यू हाउ. सो एक बहुत लेथार्जिक दिन जा रहा था इन द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई में दिन वैसे भी लेथार्जिक जाते हैं, पता है, क्लाउडी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बारिश अच्छी खासी चलती रहती है, कुछ भी करने का मूड नहीं करता है. अच्छी खासी बारिश हो गई तो कोई पकौड़ा. और अभी स्कूल का सेकेंड लास्ट लेक्चर था, ठीक है, वो भी मैथ्स. कितना ही मोटिवेशन होगा, टीचर पढ़ा रही है, हम स्लॉग कर रहे हैं, वी वर एक्टिंग लाइक स्लॉथ्स. हाँ ठीक है. अब आया क्या मालूम है, अचानक से है ना, देयर वॉज अ स्क्रीचिंग साउंड इन द स्पीकर. तो ऐसा मतलब, हाँ, जाग गए. अच्छा,
स्क्रीचिंग साउंड एंड टू एग्जैक्टली इफेक्टिवली इनिशिएट द कन्वर्सेशन के बीच में 7-8-10 सेकंड का टाइम था. तो हम तो सामने बैठे, तो हमारे सामने ही है ना स्पीकर. हम तो बच्चे थे, हम ऊपर देख रहे हैं. हमारे से बड़ी बेवकूफ हमारी टीचर वो भी देख रहे हैं. मतलब मैडम ऑडियो है, वीडियो नहीं है. एंड वी वर वेटिंग. गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स. हमारी प्रिंसिपल शी वाज अ स्वीट हार्ट यार, बहुत बंदी सही थी. आई मीन वेरी पॉइज्ड, वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स पेरेंट्स, टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स टीचर्स. बहुत सही थी. ओके. एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू गिव द सेम रिस्पेक्ट टू हर. नहीं तो जनरली कैसा होता है, 2-4 ऐसे जन होते हैं ना, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर, क्योंकि उनके पहले वाली जो प्रिंसिपल थी उसने मतलब उसका मुंह ही नहीं देखना हमको, ऐसा था. बट दिस प्रिंसिपल वाज रियली गुड. बहुत अच्छे थे मैम. नाउ एज आई सेड, वेरी पॉइज्ड विद हर कम्युनिकेशन एंड ऑल. तो बोल रही है. आई गेस द डेट वाज 24th ऑफ जुलाई. ठीक है, वेडनेसडे. ठीक है. तो सीधा आई वुड ट्राई टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस. टुमारो 25th जुलाई, थर्सडे. अब है ना, बोलने के बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसा she used to take a pause to make it very clear, and that's how she was always used to communicate. ठीक है. अब कैसे है मालूम है, अभी तक हम लोग आधी नींद में थे. ठीक है. अचानक से है ना, there is a very outside scope and a tremendous level of expectation के शायद एक्सपेक्टेशन बार का हो सकता है ना, आउटसाइड एक्सपेक्टेशन. टुमारो 25th जुलाई, थर्सडे, पोल is going to be observed as an. भाई इधर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है. ठीक है. एज एन, और उसके बीच में आया 2-4 सेकंड का गैप. हॉली इतना बोला उसने. ठीक है. हॉली तक ही पहुंची रहेगी. कलेक्टिव इतना सिंक है ना, मैंने लाइफ में नहीं देखा रहेगा. स्टेडियम वाला फीलिंग आया. पूरा स्कूल एक साथ चिल्लाना स्टार्ट. एक साथ. एवरीवन शाउटेड. ये हम लोग 7th स्टैंडर्ड में थे यार. एक्साइटमेंट तो हमको भी रहेगा. और तुम सोचो भाई, मैं तुमको बता रहा हूं, जुलाई का महीना है. देयर इज नो हॉलीडे इन जुलाई. उसमें से ऐसा सरप्राइज. देखो 15 अगस्त आते हैं, मालूम है छुट्टी है, नया नहीं है वो तो मालूम है. दैट वी डिजर्व. ठीक है. कैलेंडर में उस साल बहुत बुरा लगता है जब कोई सर्टन हॉलीडे संडे को आते हैं. बहुत बुरा लगता है. हर साल होते हैं बेटा, हर साल कोई ना कोई हॉलीडे है ना, संडे को आता है. और 1-2 जो तिथि वाले होते हैं वो संडे को आए तो डबल बुरा लगता है. एक साल होली का सेकंड डे संडे को आया था, पब्लिक को बुरा लगता है. एनीवेज, तो ये तो भाई ऐसा हो गया कि आउट ऑफ नोवेयर और पूरा स्कूल चिल्ला रहा है. बीट 5th स्टैंडर्ड, बीट 10th स्टैंडर्ड. टीचर एक्साइटेड, वो बाहर जाके ऐकलो का और चिल्ला रहे, और ओ ऐसे चले और ताली विली बजा रहे जैसे कोई अचीवमेंट हुआ. और तुरंत मैंने बोला फर्स्ट बेंच वाला प्रॉब्लम ना, पीछे घुमा. एंड आई वाज लाइक, अरे गाइस कल छुट्टी, अपन ये करेंगे वो करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बारिश का सीजन है तो ऑफकोर्स खेलना बनता है. भाई इन दैट स्पैन ऑफ आधा मिनट से 1 मिनट हमारा प्लान वैन भी हो गया. भाई 4 बजे, क्योंकि स्कूल के हमारे बाजू में एक ग्राउंड होता था एंड वी यूज्ड टू प्ले देयर ओनली. आ जाएंगे सब लोग, ये वो फोन्स नहीं थे. तो व्हाटएवर कम्युनिकेशन प्लानिंग अभी करना है, नो चेंज. ठीक है. कॉन्क्रीटाइज अभी हो जाएगा. यस यस एवरीवन, नो सब चिल्ला रहे हैं. नाउ आफ्टर अ मिनट और सो द डेसिबल्स कम डाउन. सीधा बात है ना, कितना ही चिल्लाएगा इंसान. यस यस ये करके वो. एंड जब डेसिबल्स कम हो रहे हमारे क्लास के भी और बाजू के भी सब जगह से, तो तभी तक समझा कि बंदी बोल रही थी तब तक. ओ सॉरी वी फॉरगॉट. एंड बस लास्ट में इतना ही सुना है, थैंक यू थैंक यू. ओके. अचानक तुम सोचो, इतना एक्साइटमेंट, वैसे भी पढ़ने का मूड नहीं था, उसमें ऐसा हो गया तो कितना मोटिवेशन मिलता और नहीं पढ़ने का. हमारा छोड़ो, टीचर को पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं था. एंड जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, एक और लेक्चर था मैम का ही, मतलब इट वाज मैथ्स का ही लेक्चर, 2 लेक्चर्स खत्म हुआ, प्रेयर्स हुए, सब लोग भागे. एंड सब लोग भाई कल पहुंच जाना, ये वो करके ऐसा वैसा करना. एवरीवन इज सो हैप्पी. ठीक है. वी लेफ्ट एंड आई वाज लिविंग वेरी नियर टू माय स्कूल. मैं भाग भाग के गया, ये वो. एंड सेम टाइम पे ना मेरा नेबर हु वाज इन वजीर स्कूल, वो सेम टाइम पे आता था. बोला, सुना कल 4:30 बजे फ्री है ना फुटबॉल. कल स्कूल नहीं है क्या? ओ कल छुट्टी नहीं है तेरे को. गरीब स्कूल है यार तेरा.
तो तुम लोगों को छुट्टी है क्या? बोला ऑफ कोर्स। क्यों? हमारा स्कूल अच्छा है। यू नो वी ऑलवेज एट दैट ईगो ना कि भाई हमारा स्कूल अच्छा है, बाद में आज पूछो एनीवेज। ठीक है, ये सच्ची क्या? मतलब हाँ ऑफ कोर्स, हम लोग तो जाने वाले, तू आने था ना। वो बेचारा भाग के क्या रहेगा, नेबर ही था। मम्मी कल मैं, मम्मी ने डांट वीट दिया रहेगा उसको, तेरा प्रॉब्लम, मैं घर पे क्या। अब मैं बोला लेट्स, अभी ये जो मूड है उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं बोला मम्मा, बैग एटीट्यूड में फेंका, मम्मा मैं कल स्कूल नहीं जा रहा। अब मम्मा को मालूम है कितना भाव देने का इसकी बकवास को। हाँ ठीक है, मेरे को भाव नहीं मिला। मम्मा मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं जाना है। हाँ ठीक है, मत जा, इट्स ओके। मम्मा को मालूम है, नॉट अबाउट द हॉलीडे, ये टाइम पास करेगा, ये बकवास करेगा, कल जाएगा चुपचाप, ठीक है। पक्का ना मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? हाँ मत जा। पता नहीं था घर में राक्षस था बाप क्या। एंड पप्पा वाज अपसेट ऑन मम्मा। बोला क्या है स्कूल में ना क्यों बोल रही है वो? मम्मी ने बोला रहेगा कि छोड़ो ना उसको, क्यों, डोंट टेक हिम सीरियसली वो। मम्मी मैं स्कूल नहीं जा रहा, अभी ईगो पे आ गया। और पापा के सामने भी आवाज थोड़ा बढ़ गया, मैं नहीं जाने वाला स्कूल। अच्छा वो ऐसा नहीं हुआ, तू क्या तेरा बाप भी जाएगा? मैंने जाओ। अब ये सब मेरा टाइम पास चल रहा है, पापा को भी समझ गया कि इसकी बातों को भाव नहीं देने का, तो मैं तो एकदम एटीट्यूड में आया, तो नहीं जाना, ठीक है। बड़ा भाई आया और मैं इधर बकवास चालू है कि कल नहीं, हाँ मालूम है कल स्कूल नहीं जाने का है। मैं बोलते क्या हो गया? बोले कल छुट्टी है। मैं बोला तू 2 मिनट चुप बैठ जाता। अच्छा खासा सेट किया था। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बड़े भाई होते ही ऐसे, उनको पता नहीं क्या, नहीं कल छुट्टी है वो, ओके। अभी नेक्स्ट डे भाई प्लान वैन हो गए, हम लोग मजे कर लिए, फुल खेला, ये वो मजे। नाउ ऑब्वियसली फ्राइडे स्कूल, एज आई सेड आई वाज लिविंग वेरी नियर टू द स्कूल, ओके। अभी इसमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूं क्या? एक कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है माइकल। वो हमारे ग्रुप का है ना, शैतान रेस टू इंफिनिटी, ठीक है, रेस टू एन। उसके तुम मस्तियों को तुम सुनोगे ना, यू विल बी फ्लैबागास्टेड, तुम पगला जाओगे क्या क्या कर सकता हो, ठीक है। वो टाइम पे क्या करता था, हमारे हर फ्लोर पे ऐसे परमानेंट ब्लैक बोर्ड्स होते थे वॉल्स पे। बोर्ड नहीं है बट वो वॉल को पेंट किया हुआ है। स्कूल में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टिक लड़कियां और लड़के थे, उसमें कोड्स लिखते थे, डिजाइन करते थे, वो रोज जाके साफ कर गया था। स्कूल स्टार्ट होने के पहले उन लोग करके आएंगे। अगर हमारा सेकंड फ्लोर पे क्लासरूम है तो फर्स्ट और थर्ड फ्लोर का मिटा के आएगा, सबको पता था कौन कर रहा है। और उसमें बंदा कितना नटोरियस, वो करके आएगा। अभी मालूम है हमारे क्लास में भी 1-2 जन थी जो अच्छा यू नो दे यूज्ड टू डू गुड बोर्ड वर्क, मतलब वेल डन, हाथ में चौक था। और उनको समझे नहीं क्योंकि उनके ब्लू कलर के टॉप पे वो पूरा ऐसा मार के आया है। अलग लेवल पे मस्ती है उस बंदे का, अलग लेवल। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इवन टुडे ही इज लेजेंड भाई। उसके पास होने के वांदे थे। आज बंदा अमेजोन में काम कर रहा है यूएस में, मजाक मजाक में। नो इज वर्किंग रियली रियली डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ, बहुत सही काम कर रहा हूं। अब वो भी आया था। अच्छा, दिस बंदा यूज्ड टू से इन कल्याण, ओके। मैं बोल रहा हूँ मस्ती मजाक। एक बार उसके पास टिकट नहीं था, टीसी ने पकड़ा, मतलब दिख रहा है सामने टीसी है, फुल कॉन्फिडेंट में गया, क्या हो गया? मेरी मम्मी गिर गई। मैंने है वो गिर गई। वो बंदा उसको बेटा आ जाओ इधर बैठ, क्या हो गया? पानी वानी? नहीं नहीं ठीक है मम्मी। फोन वोन नहीं थे तभी, क्या ऐसा फोन किया पापा को, बोला ये वो फोन करना है पापा को, फोन करना है ये वो। भाई फेक कॉल भी करता है बंदा, rather than trying to you know hold him responsible या उसको पेनल्टी चार्ज करो। टीसी वाला उसको सांत्वना दे रहा है, नहीं बेटा सब हो जाएगा, वी विल ट्राई, ये वो, आप कुछ भी करो, ये वो कुछ भी करने वो निकला, ये भाई इधर से निकल गया। हमारे सामने किया इस बंदे ने, इन अ मिनट। हाँ चलो है मस्ती ना, क्या करेगा। सी ही वो कैसा मस्ती भी करता था, लेकिन ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, स्वीट था बंदा, वो भी बहुत अच्छा बंदा था। अभी बंदी को बजाएगा, सुन ना मैं आज नोट्स देना है, तो ऐसा बोले हाँ बोलना चाहिए ना, हाँ ले ले ये वो। आज क्या करा है, ये वो कराया, नाइस। एक काम कर, कल है ना प्लीज ये बुक लेके आना, मैं आई विल राइट नोट्स। हाँ बोलता ओके। और फिर क्या करेगा, देखेगा मौका आया ना, कोई ऑटो रहेगा उसके ऊपर रख देगा, चलती ऑटो के ऊपर रख देगा, वो लड़की भागेगी। ये लेवल पे मस्ती है उसका। हमारे पीटी सर थे, ठीक है भाई, इंस्पिरेशन नहीं लेना है गाइस। हमारे पीटी के सर थे, उनके ना वो उनका विसल होता है ना, इधर लटकता था, ठीक है। एक बार ऐसा झुका, हाइट में भी मेरे जैसा ही था वो, मेरे पीछे बैठता था, तो हाइट वैसे भी कम था। जोर से इधर से सीटी मारा, सर जाओ
तुम सोचो तुम्हारा विसल है और तुम्हारे बाजू में कोई जोर से बजा रहा है, तुम्हारी ना फटे। हमारा पिकनिक था भाई साहब में, ऑडेसिटी देखो, सबसे जो वर्स्ट प्रोफेसर था उसको पानी में ढकला था। व्हेन वी हैड जस्ट एंटर्ड द ये क्या बोलते हैं, ये जो लाइन में अपन खड़े रखते हैं ना, फिर जा इधर जाओ ये जाओ, तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। ऑडेसिटी बंदे में धक्का मार दिया, एंड उसमें भी प्रोफेसर आके उसको सॉरी बोला था, क्योंकि सिनेरियो ऐसा हुआ था कि उसको किसी ने धक्का मारा रहेगा और उसका धक्का जाके लगा रहेगा सर को, और वो यहाँ पे गिर के नाटक करके सर उसको बोलता बेटा क्या हुआ, सब ठीक है नहीं, वो किसी ने धक्का नहीं मारा था, वो नाटक कर रहा था। और डैसिटी है बंदे का। एनीवेज, तो अभी है ना, प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? प्रॉब्लम ये था कि ये सब तो हो रहा है, छुट्टी क्यों था? लीव का, हॉलीडे का रीजन क्या था? वो तो किसी ने, अच्छा, नाउ वी हैड एन वेग आइडिया कि छुट्टी क्यों दिया रहेगा, बिकॉज फ्यू ऑफ देम वे डिस्कसिंग एंड देयर वर सम रूमर्स एंड ऑल कि हमारे स्कूल के एक ट्रस्टी एक्सपायर हो गए थे, जमा हो गए, वॉज नॉट कंफर्म्ड। ये सब बातें चल रही है। अच्छा, एल्डर ब्रदर एंड ऑल दे गॉट टू नो कि ऐसा हुआ है। तो नाउ वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, ठीक है, और हम लोग अब हमारे में 6-7 फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ये है, सी यू नो द प्रिंसिपल, यू नो द वाइस प्रिंसिपल, यू नो द अदर फैकल्टीज एंड एवरीथिंग। नॉन टीचिंग को भी शायद तुम जानते हो, ट्रस्टीज को कोई जानता नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कूल, दे आर आउटसाइड। तो जैसे हम लोग पहुंचे तो एंट्रेंस में ऐसे लेफ्ट लिया ना, तो स्कूल एंट्रेंस के जस्ट गेट के बाजू में ना एक बड़ा बोर्ड था, एंड मैं बोला स्कूल के पहले जो हमारे आर्टिस्टिक जो लड़के लड़कियां होते थे, तो उन लोग ने ना वो जो ट्रस्टी था उसका मुंह बनाया था। अरे यार, एक जमा हुआ है यार, ठीक है, और नीचे लिखा था इन रिमेम्बरेंस ऑफ चेवलम, कुछ तो नाम था उनका, दैट ही वाज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, इन्होंने स्कूल के लिए इतना किया, एंड ट्रस्टी सिंस लास्ट 20-30 व्हाटएवर इयर्स, ये वो बर्थ डेट, डेथ डेट सब लिखा था, ठीक है। माइकल, अच्छा ये था क्या भाई? वाइस प्रिंसिपल वो खरता उधर ही है, वो जो थी ना चुड़ैल, वो उधर ही थी। हेड बॉय हेड गर्ल थे वो, 2-3 बंदे जो उनको बना रहे थे वो सब भी थे। वो ओह गया। तुम सोचो उसने नेक्स्ट सवाल क्या पूछा, वो भी हेड बॉय को। हेड बॉय का नाम हरी था। हरी भाई, अपने स्कूल में और कितने ट्रस्टीज है? अच्छा, जिनको जोक समझने में टाइम लग रहा है, वेल डन। उस बंदे ने दिन दहाड़े ये सवाल पूछ लिया। वो खरता पूछती भी है, व्हाट डू यू मीन लाइक आवर स्कूल हैज हाउ मेनी ट्रस्टीज, लाइक ओनली वन और मेनी? नो, देयर आर 3 ट्रस्टीज ऑल टुगेदर। ओह, आई थॉट ओनली 1 ट्रस्टी, देन व्हाट विल हैपन टू द स्कूल? हमको पता है रीजन क्या था, एक आध छुट्टी और। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक बात खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगा। एग्जैक्ट प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो रहा है। हम लोग क्लासरूम में गए एंड एवरीवन इज डिस्कसिंग व्हाट दे डिड, एक छुट्टी मिल गया, ब्ला ब्ला, हमारा अलग ही चल रहा है, ठीक है। प्रेयर्स हो गए, द क्लास सर इज नॉट देयर, एंड 2 लोग गायब थे हमारे क्लास में से, ठीक है। प्रेयर वेयर खत्म हुआ, उसके 2-5 मिनट के बाद क्लास सर आए, ही वाज ब्लडी डैम फ्यूरियस, बहुत गुस्से में थे। आए जोर से, डेस्क पे उन्होंने रजिस्टर वगैरह रखा, और हमारी भी फटी। तो क्या हो गया, इतना गुस्से में क्या है? हम लोग आवाज कर रहे हैं नो डाउट, बट नॉट टू डिजर्व सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इतना गुस्सा, ओके। और पीछे पीछे मैं बोला 2 जन गायब थे, बॉय मॉनिटर गर्ल मॉनिटर, वो पीछे पीछे है। लड़की तो रो भी रही है, ठीक है, बंदी रो भी रही थी, मे भी कुछ बोला रहेगा, कुछ हुआ रहेगा, वॉट एवर। ये माइकल, भाई लोग ये रो क्यों रही है? चुप ना। ओ, नेपोटिज्म तुमको लगता है? अच्छा, कि रिश्तेदार था क्या? मतलब चुप ना भाई, कोई रिलेशन ही नहीं है, ये बंदी महाराष्ट्रियन है, वो साउथ इंडियन है, कुछ रिलेशन ही नहीं है। अच्छा हाँ यार, जोर गुस्सा कर रहे, कांट आई ब्लडी एक्सपेक्ट सम डिसिप्लिन फ्रॉम यू गाइस, ये वो करके ऐसा वैसा। भाई साहब उतने डेसिबल में बोला जहां पे पूरे क्लास को सुनाई दे, सर को नहीं। भाई बीवी से झगड़ा करके आया। मतलब इंटेंसिटी देख,
सिनेरियो सिचुएशन अंडरस्टैंड कर. मैं बोल रहा हूं उसका टाइमिंग इम्पेकेबल टाइमिंग. हाँ भाई बीवी से झगड़ा, इधर गर्ल्स रो हंस रहे, इधर हम लोग हंस रहे, सर को समझ में ही नहीं आ रहे. सर बोल रहे मैं इतना भड़का हुआ, कुछ तो इज्जत दो. नाउ द प्रॉब्लम क्या था मालूम है? लिसन, याद है हम तालियां बजा रहे थे, ये वो कर रहे थे, और आधा एक मिनट के बाद खत्म हुआ, तब मालूम पड़ा कि हमारी प्रिंसिपल फिर भी बोल रही थी. सीन क्या था? यस, शी मेंशन्ड कंप्लीटली कि हॉलीडे बिकॉज आर रिस्पेक्टेड ट्रस्टी जो भी था बोला रहेगा वैसे ही जमा हो गए, पास्ट अवे वॉट एवर ये वो. एंड अभी मेन बात, उन्हीं के ही रिमेम्बरेंस के लिए नेक्स्ट डे हमारी स्कूल में एक कंडोलेंस मीट रखा था. एक्सपायर होके 2 दिन हो चुके थे, ठीक है. अब कंडोलेंस मीट रखना था, तो दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे. प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये था कि एवरी टीचर वाज सपोज टू कम. ऐकला नहीं, जिनके 4 या 5 ही टीचर पहुंचे थे, जिनके साथ मे भी थोड़ा वो कन्वर्सेशन हुआ रहेगा मैम का, ये वो व्हाट्सएप का ग्रुप तो है नहीं, ये लोग पहुंचे नहीं, प्रिंसिपल ने इनकी ले ली. अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेसर्स, हेड बॉय हेड गर्ल एंड द मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, उनके लिए कंपलसरी था आना. अब ये सर ने प्रिंसिपल का गाली खाया, प्लस ही वॉज रेस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कि बॉय मॉनिटर गर्ल मॉनिटर भी आए. एंड हमारे से एक्सपेक्टेड ऐसा था कि अगर हो सके तो यू ऑल्सो कम एंड ऑफर योर प्रेयर्स विथ योर पेरेंट्स. कोई नहीं गया. इनको लगा था कि भाई ट्रस्टी गया है, प्रोग्राम उस लेवल पे रखेंगे, सब लोग आएंगे, वी विल ऑफर आवर प्रेयर्स एंड ऑल, एवरीथिंग होगा, अच्छे से होगा. कोई पहुंचा ही नहीं. और जो पहुंचने चाहिए थे दूसरे लोग, जिनको तो ऑब्वियसली इनवाइट किया था, उन लोग ने देखा दे वर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ हैंड्स, मतलब लोग थे ही नहीं सपोर्ट करने के लिए. तो प्रिंसिपल ने चिल्ला दिया. अब प्रॉब्लम क्या हुआ? सेम सेंट्रलाइजेशन. ये सेम चीज इन्होंने ट्राई क्या किया कि मैं टाइम बचाने के लिए व्हाट आई डू इज आई यूज द माइक. यू डिडंट अंडरस्टैंड उसका इफेक्ट क्या हुआ. इस चीज के लिए यू कुड हैव डन द डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट, ये क्लास टू क्लास करते और मैसेज क्लियर करते. क्यों मैं बता रहा हूं, अगर वो प्रोफेसर के हाथ में भी होता ना, जो क्लास में वो रीड आउट कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट वो टाइम के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करता, और उसको तो एटलीस्ट पढ़ के मैसेज मिल जाता कि ही वाज सपोज टू अटेंड द प्रेयर मीट. कुछ नहीं तो बता देता कि मॉनिटर्स यू हैव टू बी प्रेजेंट. हुआ नहीं. समटाइम्स यू हैव टू गो विथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो. जब तक हो सकता है अपने हाथ में रखो, बट नॉट गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू. 2 + 5 7 पॉइंट हुए. ऑल ऑफ यू 2 couple of minutes, फटाफट पहले 7 पॉइंट देख लो फास्ट, देन विल कंटिन्यू. प्लीज. भूतनी के जाके करना, मैं करूं क्या? जा जा कर. गाइस आवाज नहीं. हाँ इधर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है. रुकना भी 10 मिनट. सेम डिफरेंस रहेगा. गाइस गर्ल्स
खुद के हाथ का ज्योतिषी कर रही है क्या? आता है क्या तेरे को? एंड पामिस्ट्री आता है? गर्ल्स, फास्ट फास्ट एवरीवन. एनी, या अभी तक 3 बार बोल दिया मैंने. किसी को भी पूछ ले, किसी को भी, मतलब 3 क्वेश्चन होते, एक 4 मार्क का, एक 5 मार्क का, एक 8 मार्क का. ये क्लियरली बोला था 8 मार्क का क्वेश्चन है, चैप्टर में से नहीं आएगा. तो बचा कितना, 4 या 5? अब तू थोड़ा लॉजिक लगा कि इसमें अगर 14 पॉइंट्स है, कौन सा माल है भाई ये? 6. चॉइस इज योर्स. एनी है ना? दे विल से एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल. एनी 5, एनी 6, एनी 7, एनी. मैं बताऊंगा आंसर खत्म होने थे, उसमें मैं बताऊंगा कि ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना. डन? फास्ट गर्ल्स. ऑल ऑफ यू. एक और पॉइंट करते हैं, ठीक है, विच इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन. ना व्हेन आई से प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब ये पॉइंट अगेन एक बार अपना डिस्कशन हो चुका है, याद है? सी, मैनेजमेंट है ना, मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग विथ यू. बरोबर है? आपके पास कैसे लोग, कितने लोग, क्या क्वालिटी, क्या स्टैंडर्ड, क्या क्वालिफिकेशन कैरी करते हैं और कितना एक्सपीरियंस कैरी करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. एंड टू मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम हैज अ लॉट टू डू विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर रिसीविंग फॉर देयर एफर्ट्स. देखो, साइकोलॉजिकली देखोगे ना, कितना भी पैसा दे दो लोगों को इनसफिशिएंट लगता है, ठीक है? और एज मैनेजर्स तुमको जितना भी पैसा तुम देते हो, तुमको लगता है इनको हम ज्यादा ही दे रहे हैं. साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है. बट if you understand, based on the work, based on the activities, what you are getting your employees, I mean what you are making sure that your employees do it for you, it should make sure के सामने जो आप remunerate उनको कर रहे हो, okay, it should be fair. मतलब अभी कैसा है, क्या fair है, that you decide. See, they have not said कि इतना आपको देना ही है, अब जितना भी दो, it should be fair for the employees to feel motivated. बरोबर है? Many a times it had been observed कि जब आप पेमेंट्स की बात करते हो, सैलरी या रेम्यूनरेशन की बात करते हो, इट वॉज बायस्ड. मेल्स फीमेल्स में बायसनेस था. एंड ये मैं बताऊं, दिस बायसनेस एज फार एज द जेंडर इज कंसर्न्ड वॉज इवन एट द हाइएस्ट लेवल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी भी जैसे स्पोर्ट्स में बात करते हैं अपन, ठीक है, स्पोर्ट्स एक है, गवर्निंग काउंसिल एक है, ठीक है. जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स देते हो, उसमें मेल्स एंड फीमेल्स आर गिवन टू डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एज फार एज रेम्यूनरेशन इज कंसर्न. छोड़ो, कोई ऑर्गेनाइजिंग होता है ना कमिटी, जो एक टूर्नामेंट या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज करता है एट द ग्लोबल लेवल, उसमें भी जो प्राइज मनी रखते हो ना फॉर द विनर्स, उसमें भी जमीन आसमान का डिफरेंस है. जमीन आसमान का डिफरेंस.
अभी few of the sports and federations of those sports have made it equal. See, making it equal is not the point. To be fair is more important. बरोबर है? You know, till a lot of time, I used to feel bad. Here, why males are attracting such a high amount of remuneration? Why females, at least sports की बात करेंगे अपन. Why sporting activities में females को नहीं होता है? Efforts देखने जाओ, competitiveness देखने जाओ, equal ही है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों में कितनी एफिशिएंसीज है. ऑब्वियसली मेल्स एंड फीमेल्स में एफिशिएंसीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट कॉम्पिटिटिवनेस और वो सब तो सेम ही है. देन आई अंडरस्टूड जितना भी आप प्राइज मनी या जितना भी आप रेम्यूनरेटिव पार्ट रखते हो ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट इज द मनी दैट दे आर गोइंग टू अर्न आउट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, व्यूअरशिप एक्सेट्रा. जिसमें प्रॉब्लम किधर आता था, फीमेल स्पोर्ट्स का व्यूअरशिप बहुत कम था. दैट वॉज द प्रॉब्लम कि उन लोग उतना पैसा नहीं दे पाते थे. बट देन व्हाट हैपेंड, जो स्पॉन्सरर्स होते थे, दे अप्रोच ओनली दो स्पॉन्सरर्स हु वेर वांटिंग टू गिव इक्वल अमाउंट, या फिर एक्स अमाउंट तुमने जनरेट किया है ना, डिवाइडेड बिटवीन बोथ द जेंडर्स. समझा? इसके बेसिस पे मत रखो कि इसकी व्यूअरशिप ज्यादा है तो इसको ज्यादा दूंगा, इसकी व्यूअरशिप कम है इसको कम दूंगा. नहीं, टोटल जो आपने अक्वायर किया उसको आप डिवाइड करो दोनों में, किसी को बुरा नहीं लगेगा. बरोबर है? ऐसा अभी भी होता है. फीमेल स्पोर्ट्स की जितनी सारी, अभी समझो क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, द अलॉटमेंट ऑफ द स्टेडियम इज ऑल्सो सब स्टैंडर्ड. मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि इंडियन वुमेन टीम इज प्लेइंग इन वानखेड़े, दे आर प्लेइंग इन डीवाई पाटिल. क्यों? गलत है ना. वहां पे प्रमोट करने के लिए दे आर ऑफरिंग फ्री टिकट्स. दैट इज गुड, दैट इज रियली गुड. बट सामने तुम उतना ही जनरेट भी करो ना रेवेन्यू. समझा? डीवाई पाटिल का कैपेसिटी 15,000 का है, वानखेड़े का कैपेसिटी 30,000 का है. फ्री कर रहे हो तो उधर करो ना. व्हाई नॉट? नो डाउट अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स में, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन लोग ने इक्वल हो गया. सबसे पहला स्पोर्ट विच आई नो, विच द फेडरेशन विच आई नो वाज विंबलडन. उन लोग ने सबसे पहला इक्वल किया. दे विल बी इक्वल या प्रोपोर्शनेट. ओके, प्रोपोर्शनेट इन द सेंस ऑब्वियसली जो दोनों का गेम का कैलिबर होगा उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेट किया. ऑर्गेनाइजेशन में आई एम नॉट जस्ट सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क. रेम्यूनरेटिव पार्ट शुड बी अनबायस्ड. सेकेंड, द पेमेंट ऑल्सो शुड बी डन कंप्लीट. कंप्लीट मतलब what do I mean when I say the term remuneration? What does it include? Everything. Salary, wages, increment, bonus, incentives, सब कुछ आ जाता है. Suppose एक employee है who is deserving any form of incentive or maybe additional overtime का जो उसको benefits होना चाहिए या fringe होना चाहिए, जो भी है, I should make sure that I am paying that. क्यों? Because उसने वो काम किया and she deserves it. मैं नहीं देता हूं, that is going to demotivate her. नुकसान मेरा ही होगा ना. सपोज इसने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया, शी पुट एडिशनल आवर्स एंड एडिशनल एफर्ट्स, मेक श्योर दैट उसने अपना क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क बेटर किया. ये पूरा का पूरा क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कहां पे रिफ्लेक्ट करने है? मेरे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में ही करने वाला है. अब एज एन ऑर्गेनाइजेशन इफ आई डू नॉट रिस्पेक्ट एंड इफ आई डोंट अप्रिशिएट दैट मॉनिटरीली, क्या होगा? ये क्या बोलेगी? मैं इतना मेहनत करूँ या इतना मेहनत करूँ, मेरे को तो अप्रिसिएशन उतना ही मिल रहा है. तो ऑटोमेटिकली शी विल ब्रिंग हर स्टैंडर्ड्स डाउन. अभी प्रॉब्लम क्या मालूम? इफ शी इज बॉट हर स्टैंडर्ड्स डाउन, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी डाउन हो जाएगी. अभी ऑर्गेनाइजेशन को खुद को मजा नहीं आएगा. व्हेन दे इंप्रूव ऑन द स्टैंडर्ड्स, नाउ दे आर वर्किंग एट अ सबस्टैंडर्ड लेवल. तो वो ना हो, अगेन मेक श्योर देन देयर इज फेयर पेमेंट. बरोबर है कि नहीं? थर्ड, टाइमली पेमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दे रहा हूं ना, दूंगा ना, किधर भाग रहा हूं. प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इज द टाइमिंग. अगर डिटेल में समझना है तो आई विल टेल यू हाउ एंड साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉय वर्क्स. More than 90% of the people around the globe who are working in an anticipation of a substantial salary or an efficient salary, they are working for money. काम से उनका कोई लेवा देवा नहीं है. काम करवा लो, पगार टाइम पे दे दो. प्रॉब्लम किधर आता है? Many of the middle class, working class का है ना, पूरा का पूरा महीने का खर्चा, उनके एक्सपेंसेस और उनके डिसीजंस पगार पे डिपेंड करते हैं. आज अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ना मैं 5 तारीख को पगार देता हूं, तो उन्होंने बैंक वालों को बोल के रखा है भाई 10 तारीख को मैं EMI पे करूंगा घर का. बीवी को कमिट करके रखा है बंदे ने कि 10 तारीख को या सेकंड संडे को अपन जाएंगे और घर का राशन लेंगे. द पेमेंट्स ऑफ योर बिल्स और योर प्रीमियम्स और द फीस
इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द सैलरी दैट यू आर अर्निंग ऑन अ पर्टिकुलर डे. अब क्या है ना, कहीं पे भी एक आध टाइम तुम स्किप कर दो, एक 2-4 दिन से भी डिफरेंस आ जाता है ना, वो बंदा है ना पूरा का पूरा स्ट्रेस में चले जाता है. अरे यार कल मेरा ईएमआई है, नहीं होगा तो बैंक पेनल्टी चार्ज करेगा, घर में राशन नहीं है, बच्चों का स्कूल फीस पे करना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, मेरा एसआईपी चालू है वो चले जाएगा, उन लोग पेनल्टी चार्ज करेंगे. ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट टू साइकोलॉजिकल क्रॉप इन योर माइंड, दे स्टार्ट टू क्रॉप अप. प्रॉब्लम अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही है. तुम आदमी तो कल दे दोगे, पर ये 2-4 दिन का जो तुमने गैप रखा, और 2-4 दिन ये बंदा जो आउटसाइड द जोन जाके चल रहा है, उसका काम पे फोकस कहां पे है? नुकसान किसका हुआ? तो व्हेन यू नो दैट यू आर सपोज टू पे, मेक श्योर यू पे इट ना ऑन टाइम. बात खत्म करो, आज पे करना है कल पे करना, आज कर दो. आई हैव सीन सो मेनी प्लेसेस, मालूम है कितने जेन्युइन एम्प्लॉयज होते हैं. अभी रिसेंट में मेरे को समझा था, लास्ट टू लास्ट ईयर है ना, दिवाली कुछ 4 या 3 तारीख को कुछ था, एंड उन्होंने क्या किया, जो पगार 5 तारीख को देना था उन्होंने 1 तारीख को ही दे दिया. क्यों? दिवाली के पहले आ जाए तो घर में कुछ भी अगर लेना रहेगा एम्प्लॉयज वर्कर्स को तो उन लोग ले लेना, 5 तारीख को तो देना ही है. बट दे आर जेन्युइन इनफ टू अंडरस्टैंड कि नहीं, ये टाइम दिवाली आ रहा है 3 तारीख को, अपन 1 तारीख को ही दे देते पगार. दैट मेक्स मोर सेंस. इससे क्या होगा मालूम है? एम्प्लॉयज का तुम्हारी तरफ ट्रस्ट, तुम्हारी तरफ लॉयल्टी, और उनका काम की तरफ बोलते हैं ना, तो फोकस है वो और बेटर हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा. समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू पक्का? So I guess we've completed how many? 8 principles. Yes or no? Right? बचे कितने? 6. So all the other 6 we'll complete in the next session. Okay? Everyone. Right? Chalo. I'll see you in the next week, guys. No lecture for Friday and Saturday. आवाज नहीं guys.